हाँ भाई, तो ये रीजनिंग क्वेश्चन है जो कि डीजे के पेपर के अंदर है, इनको देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वाई कार्बन इज़ कंसिडर्ड अ यूनिक एलिमेंट। तो कार्बन जो है उसको यूनिक एलिमेंट इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये एक्सटेंसिव बॉन्डिंग कर सकता है, इसके पास 4 बॉन्डिंग की एबिलिटीज़ होती हैं। और मज़े की बात यह है कि अपने ही साथ की बॉन्ड बना सकता है। जब ये अपने साथ बॉन्ड बनाता है तो ये लंबे 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 स्ट्रक्चर बनाता है। दैट इज़ वाई आपके जो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं उनकी ये बैकबोन है, क्योंकि कार्बन अपने ही साथ बॉन्ड बना सकता है और फिर दूसरे एलिमेंट के साथ, चूँकि 4 इसके पास बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। दैट इज़ वाई इसे यूनिक एलिमेंट कंसिडर किया जाता है और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये बुनियाद है, ये फाउंडेशन है तमाम ऑर्गेनिक एलिमेंट्स की। हाउ डज़ एन एंजाइम आइडेंटिफाई इट्स सबस्ट्रेट। तो एंजाइम्स जो हैं वो अपने सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं अपनी एक्टिव साइट के और सबस्ट्रेट के शेप से। तो जो उनकी एक्टिव साइट का शेप होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, और दूसरा जो चार्जेस होते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर और जो एक्टिव साइट के ऊपर उनकी मैचिंग से जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा एंजाइम कौन सा सबस्ट्रेट जो है वो इस एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर बैठेगा और रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तो अगर ये मेरे पास एक एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट का शेप है और इसके सामने 3 जो है हमारे पास वो मॉलिक्यूल रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिव साइट के शेप और सबस्ट्रेट के शेप और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा सबस्ट्रेट जो है वो इस एंजाइम के साथ रिएक्ट कर सकता है ना। बैट कैन फ्लाई बट वाई इज़ नॉट कंसिडर्ड अ बर्ड। तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि जो वेल्स हैं वो स्विम कर सकती हैं बट उन्हें फ़िश कंसिडर नहीं किया जाता। तो किसी भी एनिमल को जब आप किसी क्लास के अंदर रखते हैं तो उनके कुछ फीचर्स देखते हैं। तो बैट जो है वो मैमल्स के अंदर आता है क्योंकि उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अब फ्लाई करना जो है ये उसका अपना फ़ीचर है, बट इसके जो फीचर्स हैं वो मैमल्स के साथ मैच करते हैं, वो बर्ड्स के साथ मैच नहीं करते। जैसे बर्ड्स का फीचर होता है कि वो एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, और फिर उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो बॉडी के बाहर होती है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है। और जो बैट है वो चूँकि मैमल है तो वो बेबीज़ प्रोड्यूस करता है और फिर उसे फीड करता है मिल्क के ऊपर। तो ये फीचर्स हैं जो कि इसे डिफ्रेंशिएट करवाते हैं बर्ड से। मेटामॉर्फोसिस जो यूरोकॉर्डेट्स के अंदर होता है उसे हम रेट्रोग्रेसिव कहते हैं। तो यूरोकॉर्डेट्स वो एक कॉर्डेट्स हैं उन्हें हम डिवाइड करते हैं एक कैटेगरी में जिन्हें हम यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं और एक को हम सेफेलोकॉर्डेट्स कहते हैं। यूरोकॉर्डेट्स वो हैं कि जिनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ टेल रीजन में होती है, जबकि सेफेलोकॉर्डेट्स के अंदर ये हेड टू टेल पूरे रीजन के अंदर पाई जाती है। तो यूरोकॉर्डेट्स जो हैं उसकी एग्जाम्पल के अंदर एसिडिया आता है। उसके अंदर आप देखते हैं कि उनका जो लार्वा होता है वो मोटाइल होता है, वो मूव करने वाला होता है, लेकिन जब वो एडल्ट बनता है तो वो सेडेंट्री हो जाता है। तो वो जो टेल है जो कि उसके अंदर मौजूद थी वो ख़त्म हो जाती है। तो जब वो ख़त्म हो रही है तो चेंज आ रहा है, चेंज को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, लेकिन ये ऐसा चेंज आ रहा है जो कि उन्हें बैकवर्ड लेके जा रहा है। तो इसी वजह से इसे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। अगर किसी में टेल नहीं थी और टेल फॉर्म हो रही है तो वो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा, यानी एक ऐसा मेटामॉर्फोसिस, एक ऐसा चेंज जो कि उसे आगे की तरफ लेकर जा रहा है, प्रोग्रेस करवा रहा है। जबकि यहाँ पर बैकवर्ड चेंज आ रहा है। वो जो एडल्ट है वो पहले लार्वा की फॉर्म के अंदर मोटाइल था, जबकि आगे जाकर वो ससाइल हो गया, सेडेंट्री हो गया। तो दैट इज़ वाई से हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं ना। वाई एनालिड्स आर कॉल्ड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिक सेगमेंटेशन के अंदर होता यह है कि बॉडी जो है वो एक्सटर्नली भी डिवाइडेड होती है, इंटरनली भी डिवाइडेड होती है, और जो ऑर्गन्स हैं अंदर वो रिपीट हो रहे होते हैं। एक सेगमेंट के अंदर एक ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं इनके वो ट्यूब है, एक ऑर्गन के अंदर एक सेगमेंट के अंदर अलग है, फिर अगले सेगमेंट के अंदर अलग है, फिर अगले सेगमेंट के अंदर अलग है। तो एनालिड्स के अंदर यही सेगमेंटेशन देखने को मिलती है कि बॉडी एक्सटर्नली भी डिवाइडेड नज़र आती है, यहाँ से अगर आप देखेंगे, और इंटरनली भी डिवाइडेड नज़र आती है, और जो अंदर ऑर्गन्स होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। दैट इज़ वाई इन्हें मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहा जाता है ना। हाउ डज़ गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द फ्रॉग ड्यूरिंग हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर सर्दियों में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को अवॉइड करने के लिए जो फ्रॉग है वो मिट्टी के अंदर चले जाता है। अब मिट्टी के अंदर चले जाने की वजह से ये इनका जो पल्मोनरी सिस्टम है वो तो फंक्शन नहीं कर पाता, लेकिन इनकी जो स्किन होती है चूँकि वो मॉइस्ट होती है, और जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है उसका एक फ़ीचर ये होता है कि उसे मॉइस्ट होना चाहिए। तो ये अपनी मॉइस्ट सरफेस के थ्रू जो है वो गैस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो गैस एक्सचेंज इनके अंदर क्यूटेनियसली होता है, स्किन के ज़रिए होता है, तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। वाई हीमोग्लोबिन इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। मेन काम जो है इसका वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है। इसके अंदर जो आयरन मौजूद होता है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन को अपने साथ और लंग्स से टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट करवाता है, और फिर जब ये वापस आता है टिश्यूज़ से लंग्स की तरफ तो इसका जो अमाइनो एसिड वाला पार्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ कंबाइन करवाता है और फॉर्म करता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन।
तो चूँकि ये रेस्पिरेटरी गैसेस जो हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उनकी ट्रांसपोर्ट के अंदर रोल प्ले करता है, दैट इज़ वाई से हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम देते हैं। द वाई वैक्सीनेशन इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो वैक्सीनेशन के अंदर होता यह है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसको बॉडी के अंदर डाला जाता है, बट ऐसी हालत में डाला जाता है कि वो बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज ना कर सके। तो जब ये ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर डाला जाता है तो जो इम्यून सिस्टम है वो उसे आइडेंटिफाई करता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करता है। तो जब भी एंटीबॉडीज़ आपकी अपनी बॉडी बनाएगी तो उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी का नाम देते हैं। अच्छा, अब अगर ये नेचुरली आता, यानी बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट से आता, हमने नहीं डाला होता, तो तब भी आप उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बनाते, तब उसे हम कहते हैं कि ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। बट चूँकि वैक्सीनेशन के अंदर ये काम हम आर्टिफिशियली करते हैं, तो इसी वजह से इस तरह की इम्यूनिटी को हम कहते हैं कि ये एक्टिव इम्यूनिटी तो है, यानी आपकी अपनी बॉडी अपने आप को इम्यून बना रही है, बट ये चूँकि काम आर्टिफिशियली किया गया है तो ये आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आता है, क्योंकि ये इंसान खुद करवाते हैं, ये नेचुरली नेचर से जो है ये हासिल किया हुआ ऑर्गेनिज्म नहीं होता।